हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और हम लोग डिफरेंस जब भी पढ़ेंगे उसमें क्या देखेंगे कि उसके बेसिस के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंसेस को लिखने की कोशिश करेंगे जहाँ भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है अभी हम लोगों ने अपने लास्ट वाले क्लास में कंप्लीट किया था, और उसके पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था कि क्या होता है। सबसे पहले बेसिस रहेगी हमारी मीनिंग के बेसिस पे हम इनको डिफर करेंगे। देन कंपोनेंट्स कि उसके अंदर क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देन कैपिटल ट्रांजैक्शन, कौन सा कैपिटल होता है, कौन सा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट मतलब कि कौन सा वाइडर कॉन्सेप्ट है और कौन सा नैरोअर कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद एक लास्ट बेसिस वाली पॉइंट रहेगी जिसे हम बोलते हैं सेटलमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैसे सेटलमेंट किया जाता है। एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है, और इसलिए भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बुक में जो है ना कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है और कुछ रॉन्ग एक इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है। तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना है कि ये है क्या और बुक में गलत क्यों लिखा हुआ है, या हो सकता हो कि किसी किसी की बुक में ठीक भी लिखा हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि मीनिंग के बेसिस पे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, और इससे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़े थे कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, और जिसमें कहाँ के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अपने कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में सारे ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान रहे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड एक्सपोर्टेड एंड गुड्स इम्पोर्टेड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होने के बीच का डिफरेंस की बात होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। देन कॉम्पोनेंट्स अगर देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ा भी था। अलग से आइटम्स क्या क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड होता है सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स। इनविजिबल और यूनिलैटरल ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है, विजिबल आइटम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में। कैपिटल ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो इट रिकॉर्ड्स कैपिटल ट्रांजेक्शन, पढ़ भी चुके हैं, एंड इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। देन कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतने आइटम्स हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, यूनिलैटरल है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है एंड इट इंक्लूड्स BOT, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि विजिबल आइटम्स भी तो मेंशन है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाए तो ये एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिर्फ एक पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिर्फ एक हिस्सा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, देन नेक्स्ट बेसिस थी लास्ट सेटलमेंट। अगर सेटलमेंट की बात की जाएगी तो यही मिस्टेक थी आपके बुक में कि मे बी चेक करिएगा, हो सकता हो ना हो न्यू एडिशन वाले बुक में, कि अगर बोला गया है कि जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड से उसका सेटलमेंट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड से ये जो BOP में अनफेवरेबल अमाउंट आ रहा था उसको हम ठीक कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो हम उसे फेवरेबल BOP से नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सिर्फ BOP का एक पार्ट होता है। तो हम फेवरेबल BOP से BOT को नहीं सही कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड लिखेगा, कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल BOP। ओके, अगर BOP अनफेवरेबल है तो हम उसे BOT से ठीक कर सकते हैं, बट अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है तो हम उसे BOP से जो है ठीक फेवरेबल नहीं बना सकते, नहीं ठीक कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स थे बेसिस के, और इन बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने BOP और BOT को डिफ्रेंशिएट किया। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है
यहाँ लिखा है, मैं बार बार बोल रही थी कि आइटम्स और कंपोनेंट्स को अलग तरीके से लिख के पूछ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ बोल रहे हैं ना कि जो करेंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करेंट अकाउंट वाला पार्ट था, यानी कि जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट पार्ट था करेंट अकाउंट, उस करेंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बताइए। तो जब करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स के बारे में पूछेगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने करेंट अकाउंट के आइटम्स को ही लिखना है। और ये अगर ये आइटम्स आपको समझ में आ गए और याद हो गया तो ये बहुत ही ईजी है कि हम इसी को बस क्या करेंगे, पॉइंट बना के डिटेल बना के लिख देंगे, डिटेल में पॉइंट वाइज एक एक आइटम को, और सिर्फ करेंट अकाउंट के आइटम्स को लिख देंगे और बता देंगे अपना आंसर कि क्या क्या होते हैं करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स। फर्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, करेंट अकाउंट में यही हो रहा था ना कि गुड्स का एक पर एक्सपोर्ट हो रहा था इनफ्लो के साइड और आउटफ्लो के साइड इंपोर्ट हो रहा था। तो वही एक पॉइंट बना के लिख दिया एक साथ कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, दैट इज विजिबल्स आइटम्स का, क्योंकि गुड्स को हम विजिबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। करेंट अकाउंट में सर्विसेज की भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होती है, और सर्विसेज हम क्या कह के बुलाते हैं इसको, इनविजिबल्स। सर्विसेज होते हैं इनविजिबल आइटम्स। देन इसके बाद हम लोग ने देखा था कि थर्ड आइटम था इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट। रेसिडेंट्स को जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम मिली होगी, एंड इन्वेस्टमेंट इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, और जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम पे की गई होगी, यानी कि जो भी हमारा आउटफ्लो साइड रिकॉर्ड होता था इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, थर्ड आइटम वो हो गया। एंड द फोर्थ आइटम, जो फोर्थ आइटम है वो हो गया क्या, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स पेड। मतलब दोनों ही साइड के जो फोर्थ आइटम है यूनिलैटरल ट्रांसफर, रिसीव एंड पेड, ये दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी। बीओपी की सिर्फ करेंट अकाउंट के बारे में बात हुई है, यानी कि जो भी करेंट अकाउंट में कंपोनेंट है इन दोनों को ही एक साथ मिला के पॉइंट बना के लिख देंगे तो कितना सिंपल सा बन गया, और 4 पॉइंट्स पूरे लिखा भी गए। उसी तरीके से इन द सेम वे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि कंपोनेंट्स ऑफ, इस बार करेंट की जगह पे लिखा रहेगा कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बीओपी। बताओ कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बीओपी के कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, तो अब ये सोचोगे कि जैसे ये हम लोगों ने जो बनाया था चार्ट, इसके बेसिस पे जैसे जैसे यहाँ पे आइटम्स लिखे थे वही सारे यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिए थे करेंट अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में भी यही चीज़ होता होगा। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर जितने भी ये आइटम्स लिखेंगे इनको हम इस पर्टिकुलर ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, उसको भी हम उसकी हेडिंग दे के प्रॉपरली लिखेंगे, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और क्या क्या हेडिंग बनती है, अगर ऐसा सोचना है कि जो हमने टेबल बनाया, चार्ट बनाया, अकाउंट बनाया और उसी के बेसिस पे बस हम सेल ऑफ गोल्ड, परचेज ऑफ गोल्ड, बोरोइंग, लेंडिंग ये सब लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा, हमारा आंसर सही रहेगा। नहीं, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स लिखने के लिए हमें उसमें भी उसके जो मेन हेडिंग्स हैं वो सारी चीज़ें मेंशन करके बतानी हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट नंबर 1 बता रहा है कि प्राइवेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, कंपोनेंट नंबर 1 में बोला प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स, और प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स को बस ये समझना है कि जैसे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनकी वजह से एसेट और लायबिलिटी में चेंज आता है, बट ये ट्रांजेक्शन्स प्राइवेट बिजनेस फर्म्स जो होती है वो करती है। मतलब कि सिर्फ प्राइवेट बिजनेस फर्म्स के ट्रांजेक्शन करने से अगर एसेट एंड लायबिलिटी में कंट्री के फर्क आ रहा है तो वो तो कैपिटल नेचर का होगा, और जस्ट बिकॉज क्योंकि ये इंडिविजुअल बिजनेस ने किया यानी प्राइवेट फर्म्स ने किया, इसीलिए हम इसको प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ओके, यही डिफरेंस है ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स में। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स बोल रहा है, ऑफिशियल्स में और प्राइवेट में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं लेकिन इन्हें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी कर रही है। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन इनकी वजह से भी एसेट और लायबिलिटी में फर्क आता है, यानी अफेक्ट पड़ता है एसेट एंड लायबिलिटी में, बट इन ट्रांजेक्शन्स को गवर्नमेंट या उनकी गवर्नमेंट की एजेंसीज करती है। तो प्राइवेट एंड ऑफिशियल ट्रांजेक्शन में यही डिफरेंस होता है इन दोनों ही केसेस में। क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में है तो एसेट एंड लायबिलिटी में चेंजेस आएंगे,
अगर प्राइवेट फर्म्स या इंडिविजुअल बिजनेस वाले करेंगे तो वो प्राइवेट वाले हेडिंग में लिखाएगा, और अगर गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज करेगी तो वो ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स के हेडिंग में लिखाएगा। इस तरीके से प्रॉपर हेडिंग देना ही इंपॉर्टेंट है इसके कॉम्पोनेंट्स, कैपिटल अकाउंट के कॉम्पोनेंट्स बताने के लिए। थर्ड कॉम्पोनेंट होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि परचेजिंग एन एसेट एंड एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ इट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोग ना FDI के नाम से भी जानते हैं। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसे तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें जो फॉरेन कंट्रीज से के लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, वो आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई एसेट परचेज करते हैं, और उसको परचेज करने पे यानी कि पैसा लगाने पे उसका कंट्रोल भी उनके पास चला जाता है। ठीक है, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना फॉरेनर्स से, मतलब फॉरेन कंट्री में, या हम किसी फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करें या कोई फॉरेनर जो है वो मेरे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करे, और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वजह से एसेट जो है वो परचेज तो हो रहा हो, साथ में एसेट का कंट्रोल भी जो है उस इन्वेस्टर के हाथ में चला जाए, तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक फोर्थ पॉइंट लिखी हुई है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये चीज़ होती है कि इसमें एक्वायरिंग की जाती है एसेट्स की, यानी कि एसेट को लिया तो जाता है, एसेट में पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बट इससे कंट्रोल नहीं मिलता उस पर्टिकुलर एसेट का। ठीक है, ये इस तरीके के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसे हम FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। इन FII और FDI में ये डिफरेंस होता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, FII में इन्वेस्टमेंट किया तो जाता है, निवेश किया जाता है, पैसा लगाया जाता है और एसेट मिलता भी है, लेकिन एसेट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हमें एसेट भी मिलता है और एसेट के ऊपर पूरा कंट्रोल भी मिलता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि अगर हमने कंपनी का शेयर परचेज किया, किसी भी कंपनी का अगर हमने शेयर परचेज किया, यानी कि हमने उसके कैपिटल में कुछ पैसा निवेश किया, यानी इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन शेयर परचेज करने से हमें कंट्री का पावर थोड़ी ना मिल जाता है, पावर और कंट्रोल नहीं मिल जाता। ठीक है, हम बस उसके थोड़े पार्टनर बन जाते हैं, थोड़ा उसका शेयर लेके हम उसके कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बदले में हमको उसके डिविडेंड मिलती है, ना कि हमें उसका उस कंपनी का कंट्रोल मिलता है। तो उस तरीके के इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ एसेट अक्वायर किया जाता है बट कंट्रोल नहीं मिलता, और जहाँ पे हम एसेट अक्वायर करने के साथ साथ उसका कंट्रोल भी पा लेते हैं, वो हो जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें पॉइंट्स लिख के बताना होगा, कंपोनेंट्स लिखने होंगे, तो हम इस तरीके से प्राइवेट ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट्स जो हैं यही कंपोनेंट होते हैं कैपिटल अकाउंट के, BOP के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि जो पीछे हम लोगों ने टेबल में बनाया वही सारे एग्जाम्पल बस लिख देंगे। ओके, नाउ जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंस पढ़े थे अभी BOP और BOT के, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के, अब एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये अपने आप से करना है, आपको ट्राई करना है कि करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट में एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये लिख के बताना है। ये है होमवर्क क्वेश्चन, अपने आप से करके बताना है, बुक के हेल्प ले सकते हैं, बुक से देख के बता सकते हैं। एंड ऑल टुगेदर मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए, करेंट अकाउंट BOP के एंड कैपिटल अकाउंट BOP के, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होती है 4 पॉइंट्स में लिख के शो करना है। ओके, नाउ कोई भी टॉपिक जो है उसमें समझने में प्रॉब्लम आई है, वीडियो को रीवॉच करिए, रिवाइंड करिए, फिर से देखिए एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।